हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराचीस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ ओ लेवल जिसका कोड है 715/12 अक्टूबर नंबर 2021 का सवाल नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। टॉम स्टार्टेड ALB 5 years ago making trainers sneakers out of sustainable materials such as wool. One of ALB's objective is to protect environment. As part of his research, Tom calculated some cost which he could use in his break-even analysis. An extract is shown in figure 2.1. ALB uses retailers to distribute its products. Tom thinks a successful entrepreneur has to be good manager. टॉम ने 5 साल पहले एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी ALB के नाम से, जो कि स्नीकर्स शूज़ बनाती हैं सस्टेनेबल मटेरियल्स वूल से। अच्छा, ALB का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट को, और वो तमाम रिसर्च करके उस हिसाब से उसने सारी चीज़ें बनाई थी। उसने अपने कुछ ब्रेक इवन कॉस्ट शेयर की नीचे टेबल 2.1 में, और ALB के अपनी तमाम जो प्रोडक्ट है थ्रू रिटेलर्स जो है कस्टमर के पास जारी होती हैं। और ALB के ख्याल में कि एंटरप्रेन्योर शुड बी अ गुड मैनेजर। बिल्कुल सही बात है, एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा एक मैनेजर होना चाहिए। अब आ जाएं हम पहले सवाल पे। क्वेश्चन 1 है, डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अ कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड और प्रोड्यूस, कॉस्ट दैट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। वेरिएबल यानी जो वेरी कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट समझ लें। प्रोडक्शन कम हो रही, कॉस्ट कम हो गई, यानी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड के हिसाब से या आउटपुट के हिसाब के प्रोपोर्शन के हिसाब से वेरी कर रही है, वो हमारी कराती है वेरिएबल कॉस्ट। ये 2 नंबर का सवाल था। नंबर 2 आ जाइए, ब्रेक इवन। आइडेंटिफाई 2 लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। हमें 2 लिमिटेशन बतानी है ब्रेक इवन एनालिसिस के। एक तो ब्रेक इवन में सबसे चीज़ ये एक अज्यूम की जाती है कि तमाम कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगी और रिप्रेजेंट विद द स्ट्रेट लाइन, जो कि मुमकिन नहीं है। कॉस्ट हमेशा आपको पता वेरी करती है, मार्केट के हालात कभी कुछ होते हैं, कभी आपको चीप प्राइस मिल जाती है, कभी आपको हाई प्राइस मिल रही थी, तो वो ये हमेशा कॉस्ट एक जगह कांस्टेंट नहीं रह सकते। तो ये एक तो सबसे बड़ा ब्रेक इवन एनालिसिस का ड्रॉबैक है, ये लिमिटेशन कह सकते हैं। नंबर 2, नॉट ईजी टू सेपरेट सम फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। और बास कॉस्ट ऐसे होते हैं कि उनको बहुत मुश्किल होता है कि आपको वेरिएबल करें या फिक्स कॉस्ट करें, मैनेजर्स की कॉस्ट है या कोई रेंट है या कोई और ऐसी कॉस्ट है कि जिसको कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल में बहुत मुश्किल से हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट पे इम्पेक्ट करे। तो ये एक बड़ा एक लिमिटेशन है। और फिर तीसरी बात है कि अज्यूम ऑल आउटपुट इज सोल्ड, डज नॉट अलाउ फॉर इन्वेंट्री बीइंग हेल्ड। अच्छा, एक इसमें हम अज्यूम ये करते हैं कि तमाम के तमाम इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी या सेल हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा आपकी तमाम चीज़ें बिक जाती हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी बिकती हैं, कुछ स्टॉक में होती, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, फिर जिस तरह से हमने कहा था कि कॉस्ट रिमेन सेम, तो इसी तरह से इसमें एक ये भी अजम्पशन की जाती है कि तमाम जो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट है सेम, प्रोडक्ट की प्राइस है वो सेम रहेगी। ऐसा भी नहीं होता, प्रोडक्ट की प्राइस भी वेरी करती रहती है विद द मार्केट कंडीशन के हिसाब से, मार्केट कंपटीशन के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाईज की वजह से भी प्राइस वेरी कर रही होती है। अज्यूम ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड। अच्छा, एक आखिरी जो एक और लिमिटेशन होता है कि जब भी आप ब्रेक इवन कर रहे होते आप ये समझ रहे होते कि आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सिंगल प्रोडक्ट पे बेस कर रही होती है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल और प्रोडक्ट पे बेस कर रही होती है। तो ये कुछ 4-5 लिमिटेशन थी जो हमने डिस्कस की। आप इनमें से कोई भी 2 लिमिटेशन बता सकते हैं, तो आपको अच्छे आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2C, आउटलाइन 2 पॉसिबल एडवांटेज ऑफ ALB टू यूजिंग रिटेलर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स। हमें रिटेलर जैसे हमने सवाल में पढ़ा था कि ALB के जो तमाम जो प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास जो है थ्रू रिटेलर जा रही है। रिटेलर क्या होते हैं? रिटेलर इज़ अ पर्सन और बिजनेस दैट सेल गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर यूज़ और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। रिटेलर कौन होता है? एक इंसान, एक पर्सन होता है या बिजनेस होता है कि जो चीज़ों को पब्लिकली सेल कर रहा होता है और स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहा होता है, जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए। ठीक है, ये एक रिटेलर की
डेफिनेशन है। अच्छा, इसके जो हमसे पूछा है कि एडवांटेज क्या है, तो हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि लाइक इसको हम एडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिटेलर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो वो डायरेक्ट ऑफर करता है कस्टमर को, स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहता है, वो कस्टमर सर्विस का बहुत ख्याल कर रहा था, पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन अपने तौर पे कर रहा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स है अगर रिटेलर की देखा जाए, ग्रॉसरी, कन्वीनियंट और स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, लोकेशन एंड लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं रिटेलर के साथ, और बिग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। और रिटेलर जो ना बहुत जितने ज़्यादा रिटेलर होंगे उतने ज़्यादा उसके पास लोग काम कर होंगे, तो बिग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। तो ये तो रिटेलर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताइए ताकि जो हम सवाल में एक्सप्लेन कर सकें। अब एडवांटेज क्या है? दो एडवांटेज हमें बता दें। नंबर 1 एडवांटेज है एक्सेस टू मेनी कस्टमर, एबल टू अट्रैक्ट पीपल passing by, high footfall, wide distribution is possible, which can help increase revenue for its trainers। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसके पास बहुत सारे कस्टमर का एक्सेस होता है, तमाम लोग इसके पास आ सकते हैं, और बहुत जो लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं उसके दुकान के पास से या उस एरिया से, तो वो उसको विज़िट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फुटफॉल होगा, लोग वहाँ पे आएंगे और उसके विज़िट करेंगे, और जो कि जिससे कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि वो उसके सेल्स और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली ALB के सेल्स और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अच्छा, नंबर 2 एडवांटेज है कि लोअर स्टोरेज कॉस्ट, does not need large storage space, cost of holding inventories is paid in part by retailers, so has more space funds for its wool। ALB को ये फ़ायदा होगा कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए ALB जो प्रोडक्शन करेगा वो डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगा और रिटेलर को सप्लाई करेगा। अगर फर्ज करिए वो रिटेलर को सप्लाई नहीं करता तो क्या होगा, उसको स्टोरेज करनी पड़ेगी। स्टोरेज करने पर तो स्टोरेज की कॉस्ट होती है, स्टोरेज को मेंटेन करना, उसके वेयर हाउस की कॉस्ट, उसके स्टाफ की कॉस्ट, ऑब्सोलेंस है, पिलफरेज है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ALB को बेयर करना पड़ेगा। मगर जब वो रिटेलर होगा तो तमाम की तमाम ये चीज़ें रिटेलर बेयर करेगा। हो सकता है कि उसमें तो थोड़ा सा कॉस्ट आप रिटेलर को पे कर दें, अगर रिटेलर कहता है कि जी मैं बड़ी क्वांटिटी आपकी होल्ड कर रहा हूँ, आपका स्टोर कर रहा हूँ, आपको एक स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा बहुत कॉस्ट बेयर करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़ाहिर बात तो वो जो फंड जो स्टोरेज कॉस्ट में जाती है वो फंड बच जाएगा, और वो फंड जो है वो वूल की कॉस्ट में, वूल के परचेजिंग में इस्तेमाल हो जाएगी ALB की। तो ये 2 एडवांटेज हैं, तो आप इसको आराम से इसको लिख सकते हैं, और ये 4 मार्क्स में इंशाल्लाह ताला आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2D, ये 6 नंबर का सवाल है। हमें 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज बताना है, तो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो हमें क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इसके बारे में हम बताना है। चलिए पहले एडवांटेज पे आ जाते हैं। एक्सेस टू मेनी, एडवांटेज ये कि बेटर ब्रांड इमेज, रिपीटेशन लीडिंग टू हायर सेल्स ऑफ इट्स ट्रेनर्स और स्नीकर्स, कैन हेल्प कस्टमर्स विच मे बी इम्पोर्टेंट एज does use retailer, could lead to an increase in revenue, increase market share, may be able to set higher price, less likely to pressure group action, no consumer boycott। सबसे देखें, जब आप इन्वायरमेंट का ख्याल करने जाते हो तो उससे एक तो ब्रांड का बहुत अच्छा इमेज बनता है, क्या भाई ब्रांड इमेज बनता है कि ये जो कंपनी जो है इन्वायरमेंट का बड़ा ख्याल करती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है, और इसके अंदर तमाम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो जो बहुत ही कम इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। इससे कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होंगे, और जो रिटेलर को इससे बहुत हेल्प मिलेगी उसके प्रोडक्ट को सेल करने में, और इससे ज़ाहिर है जब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे तो उसके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि वो ब्रांड इमेज जब उसका बेहतर होगा, लोग और उसकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, उसकी मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो अपने प्राइस भी बढ़ा सकता है, क्योंकि जो कॉस्ट वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ALB खर्च कर रहा है तो वो आराम से रिकवर कर सकता है, बल्कि उस एक्स्ट्रा उसको पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा एडवांटेज इसको ये रहेगा कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से और दूसरे हवाले से बहुत आजकल के दौर में बहुत एक्टिव हुए हैं, जो कि आपको एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर अगर आप देखा जाए कि बिज़नेस कम्युनिटी के में, जो कि गवर्नमेंट पे भी और लोकल अथॉरिटीज़ पे भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं, तो वो उनका प्रेशर आपके पास कम से कम हो जाएगा, और कंज्यूमर जो बाइकआउट करना चाहेंगे वो भी कंज्यूमर का भी बाइकआउट नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब उनको एक अच्छी चीज़ मिल रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, और कम से कम जो है
पोल्यूशन कम से कम, जो इन्वायरमेंट को जो कॉस्ट कर रही है उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी, तो लोग ज़रूर उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ALB के। हाँ, डिसएडवांटेज क्या होगा? हायर इंक्रीज इन कॉस्ट लीडिंग टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन, हायर प्राइसेस, हाई वेरिएबल कॉस्ट एज सप्लायर्स हु प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट मे चार्ज हायर प्राइसेस, कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड मटेरियल्स सच एज वूल लीडिंग टू लोअर आउटपुट, higher fixed cost as may need to buy specialist equipment which produce less emission। ज़ाहिर है जब आप environment फ्रेंडली पे और environment को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको हायर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आपको ऐसे मशीन लगाना पड़ेंगे कि जो कम से कम धुआं और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, सप्लायर आपके ऐसे हों कि जो कि कम से कम इन्वायरमेंट को हर्ट करके चीज़ें बना रहे हों और वो तमाम के इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बन रही हो और वो प्रोटेक्ट कर रही हो इन्वायरमेंट को। ज़ाहिर पर जब ये चीज़ें सप्लायर करेंगे तो सप्लायर की कॉस्ट बढ़ेगी, जब सप्लायर की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो आपको पास ऑन करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर आपको मार्केट में भी कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करने पड़ेगी, प्राइस ज़्यादा चार्ज करने की पड़ेगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके जो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे एक आपने मशीनरी हायर की जो पॉल्यूशन को, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया आपने जो कि एक फिक्स कॉस्ट है कि हर हाल में वाटर को ट्रीटमेंट करके आप उसको ड्रेन करें, तो ये तमाम के तमाम, और इक्विपमेंट आप ख़रीदेंगे तो इक्विपमेंट को ख़रीदने को, इक्विपमेंट को मेनटेन करने में आपकी कॉस्ट आएगी। तो ये आपके ओवरऑल आपके बिज़नेस को डायरेक्ट आपके फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगा, आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, आपके शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली पे जाते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 2E, आखिरी सवाल। डू यू थिंक अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी अ गुड मैनेजर? जैसे कि सवाल में था कि ALB चाहते हैं कि क्या एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा मैनेजर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होता कौन है? अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क को बेयर करने की सलाहियत रखता है। वेल, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, मार्क ज़करबर्ग है, आरिफ हबीब साहब हैं, यूसुफ शिराजी साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं। ये जो पाकिस्तान में बड़े वेल नोन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने तौर पे बिज़नेस शुरू किया और आज माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में इनका नाम है। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर इन लोगों का नाम है। आरिफ हबीब साहब, यूसुफ शिराजी साहब, इतना बड़ा बिज़नेस सेटअप उन्होंने किया। और तो ये सब मलिक रियाज साहब हैं बहरिया टाउन के। तो ये सब सारे बड़े लोग हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योर थे और जिन्होंने बहुत बड़ा सेटअप किया। अब हम आज एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मस्ट बी क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोवाइड न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो विलिंग टू टेक रिस्क, कि वो रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहता है कि ठीक है मुझे नई मार्केट में जाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ज़ाहिर है जब रिस्क लेता है तो उसको उसका फ़ायदा भी होता है, पर प्रॉफिट भी जनरेट। प्रिजर्वेंस होता है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में। वो अपने काम में लग जाता है, उसको बोलना नहीं यार मुझे करना है, रात है दिन है। मार्केट ऊपर नीचे हो जाती हैं, हालात आगे पीछे होते हैं, मगर वो टेम्प्रेरी होती। वो हालात आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चेंज होते, ना कि आपको वीक करने के लिए। तो जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं उन हालात को फेस करते हैं और फिर उनको उसका फल भी मिलता है। हायर सम मैनेजर्स टू, वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए कुछ अच्छे मैनेजर भी हायर करते हैं। ज़ाहिर बात, एक एंटरप्रेन्योर अकेले ही तमाम बिजनेस को नहीं चला सकता। अच्छा, मैनेजर क्या होता है? मैनेजर नीड टू बी able to organize operation, so able to get supplies delivered on time। मैनेजर्स का ये काम होता है पूरे ऑपरेशंस को देखे, सप्लाईज को अरेंज करें, डिलीवरी को ऑन टाइम पे दे। मस्ट बी एबल टू प्लान सो प्रोडक्शन रन्स एफिशिएंटली, तमाम प्रोडक्शन को प्लान करे ताकि तमाम रिसोर्सेज, तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉपरली इस्तेमाल हो, एफिशिएंट वे में इस्तेमाल हो, इफेक्टिवली इस्तेमाल हो, कॉस्ट इफेक्टिव वे में सारे काम हो। एबिलिटी टू कंट्रोल एम्प्लॉइज सो दे और ऑल ऑन टास्क, तमाम एम्प्लॉइज़ को वो कंट्रोल कर सके आराम से, लोगों को मोटिवेट करके टीम बिल्डिंग के हिसाब से लोगों को लेकर चले ताकि वो टास्क को अच्छे अंदाज में कंप्लीट करे। हेल्प मोटिवेट एम्प्लॉइज़, और ताकि एफिशिएंसी रहे, रिड्यूस एब्सेंटिज्म है। एक्टिविटीज़ मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड सो टाइम इज़ नॉट वेस्टेड। हर चीज़ को प्लान करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे ताकि तमाम डिपार्टमेंट, तमाम फंक्शन, तमाम जो हायरार्की, तमाम लोग सब एक ही
उसमें हो, चेन ऑफ कमांड में, और सही उस तरीके से काम कर रहे हो, तो वो और से ये आपके टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। एन इनफेक्टिव मैनेजर कैन मेक द रॉन्ग डिसीजन विच विल कॉस्ट मनी, डैमेज रेपुटेशन। अगर मैनेजर इनफेक्टिव होगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस को पड़ेगा, आपके कॉस्ट को पड़ेगा, आपको प्रॉफिट को पड़ेगा, आपके नाम को पड़ेगा। इसलिए एक अच्छा मैनेजर जो है आपके बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए, नाम के लिए, कस्टमर लॉयल्टी के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो कि आपके बिजनेस को रन कर सके। अच्छा, अब जस्टिफिकेशन हम देख लेते हैं। An entrepreneur is someone willing to take risks to benefit from the profit made by the business. Being a good manager is important as planning is needed so that production runs efficiently. However, I think successful entrepreneur does not have to be a good manager because they can always recruit someone if they cannot do this role. And without taking an initial task, there is no business manage. देखिए, एंटरप्रेन्योर तो एक होता है, ज़ाहिर बात उसका एक उसका ख्वाब है, उसकी चीज़ है, उसकी मेहनत है, वो उसको रिस्क लेता है, उसको मेहनत करता है, आगे बढ़ाता है और काम आगे बढ़ता है भी, मगर उसको तमाम काम खुद नहीं कर सकता। उसको तमाम चीज़ों को चलाने के लिए उसको अच्छा एक मैनेजर चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे। एंटरप्रेन्योर तो आइडिया दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर चीज़ों को डाउन द लाइन मैनेज करना है, सप्लायर को, कस्टमर को, टीम को, सारी चीज़ों को मैनेज करना, उसकी प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेटेड वे में चलना, वो सब का सब एक मैनेजर का काम है। इस लिहाज से एक एंटरप्रेन्योर का अलग रोल होता है और मैनेजर का अलग रोल होता है, और मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 2 को आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप इसको अच्छी तरह से सुने, देखें, और कुछ भी आपको इसमें ऐसी चीज़ चाहिए तो ज़रूर हमें बताइए। इंशाअल्लाह ताला फिर हम आप उसके बारे में रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।